हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे लाइव प्रोसेसेस की और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, पहले उन्हें रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। उसके बाद नए कुछ क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आया था, इसमें आपसे पूछा गया था कि अमीबा में जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आया था, फूड वैक्यूल में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फूड मटीरियल्स ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। हमने कहा कि इनमें से कौन से वो ग्रुप है या वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो जीव होते हैं वो पहले क्या करते हैं, जो भोजन का ब्रेक डाउन है या भोजन का पाचन है वो शरीर से बाहर करते हैं, उसके बाद कंज्यूम करते हैं। आपका जो आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी आया था, जिसमें आपने देखा कि जो किंगडम फंजाई है उसके ऑर्गेनिज्म यहाँ पर उसके जो एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर आए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया था, हमने कहा था द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। तो हमने कहा था कि जो फूड पाइप होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक रिदमिक मूवमेंट चलता रहता है जब हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका आया था, पेरिस्टालिक मूवमेंट इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, अवायवीय श्वसन हुआ है प्लांट्स में, उसके प्रोडक्ट क्या क्या आपके पास आए हैं। आपके पास जो आंसर आया है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन। आपने कहा कि आपने क्या किया, राइस वाटर में कुछ आयोडीन की बूंदे डाली हैं। जैसे ही आपने बूंदे डाली आपको रिजल्ट क्या मिला, ब्लू से ब्लैक कलर मिला है। क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यहाँ पर क्या करता है, इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, जिसमें हमने बात की थी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। मनुष्यों में जो श्वसन वर्णक है वो क्या है। आपने कहा हीमोग्लोबिन, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फिज्मा। एम्फिज्मा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें आपने कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्विलर वॉल एंड एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज्ड, यानी कि जो एल्विलाई है, एल्विलाई की जो वॉल होती है वो डैमेज यहाँ पर हो जाती है। इस कंडीशन को एम्फिज्मा कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास आया था, स्टेटमेंट पढ़िए, जिसमें आपसे कहा गया था द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें हमने कहा रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है और लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। अब एक ही में ये सारे प्रोसेस नहीं पाए जाएंगे, लैक्टिक एसिड, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों एक साथ रिलीज नहीं होंगी। पर हमने कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में किसी में इस प्रकार की रेस्पिरेशन हो रही है कि ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, किसी में इस प्रकार के रेस्पिरेशन हो रही है कि ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हमने कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये सारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास आया है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन। ऑप्शन नंबर सी था वाटर इन गार्ड सेल्स। हमने कहा था कि जो वाटर है वो गार्ड सेल्स में क्या होता है, एंटर होता है, एग्जिट करता है और उसी के बेसिस पर स्टोमेटा ओपन और क्लोज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन आपका लैंग्वेज चेंज करके आपके पास आ गया है, केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू इन द एल्विलाई, नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन। आपने कहा जो टोबैको होता है, तंबाकू होता है या जो स्मोक होता है, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं जो कि एल्विलाई के इलास्टिक जो टिश्यू होता है उसे डैमेज कर देते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आया था, एम्फिज्मा कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए है, माउथ से जो डाइजेशन है वो शुरू यहाँ पर होता है। चलिए अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, जिसे हम थोड़ा सा और यहाँ पर क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपके पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम से, जिसमें आपसे पूछा गया है द इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द बॉडी थ्रू द हार्ट टू लंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन shows the transport of oxygen to the cell correctly।
हमने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल में और उसका जो सीक्वेंस है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आपके पास दिए गए हैं। हमने कहा अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन, अगर आप पूरा क्या देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं तो हमने कहा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है आपके राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में आते हैं और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड हो करके पल्मोनरी वेन से आपके लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में, एरोटा के द्वारा कहाँ जाता है, ये बॉडी के सेल्स में पहुंचता है। ये पूरा प्रोसेस है। आपको बताना है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अलग अलग सेल्स को पहुंचाई जा रही है, उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो हमने कहा ऑक्सीजन कहाँ पर ऐड होगी, लंग्स में, लंग्स से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, लंग्स से कहाँ गया, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से आपने कहा कि लेफ्ट एट्रियम में, तो आपने कहा वहां से फिर लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, एरोटा में गया। आपके पास इमेज है, आपके पास आराम से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर इमेज दी गई है तो, ठीक है। अगर इमेज नहीं दी गई है तो आपको पता होना चाहिए। हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे थे, हम जब भी कोई लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि यहाँ पर एक सिस्टम काम करता है पूरी प्रोसेस को पूरी करने के लिए, और आपको वो सिस्टम पता होना चाहिए। अगर सिस्टम पता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये डायग्राम पता है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया आपको डायरेक्शन से लेकर के कोई भी क्वेश्चन आया, आप इजीली वहां पर क्या कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। इमेज है या इमेज नहीं है फिर भी, ठीक है। अब जब अगर इमेज नहीं है तो ध्यान रखिए, आपको ऐसे नहीं करना है, बिना ड्रॉ किए हुए आपको आंसर नहीं करना है। यहाँ पर एमसीक्यू से आपको सिर्फ क्लिक करना है, लेकिन आप रफ कॉपी में पहले डायग्राम बनाएंगे जल्दी से। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, अगर आप क्लियर है, आपको पता है आपका आंसर, तो फिर ठीक है, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा डाउट रह जाते तो आप फटाफट से क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेंगे क्या सीक्वेंस बनता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें आता तो है लेकिन हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के उससे क्या कर देते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो हमने कहा कि उसके बाद क्या हुआ, एरोटा से कहाँ गया है, फिर बॉडी के सेल्स में पहुंचाया गया है, ठीक है। वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, एरोटा में बॉडी सेल्स में पहुंचाया जाता है। ये बता रहा है ऑक्सीजन का फ्लो। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता, ये तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया है ए। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि जो आपके बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट से जो CO2 है, CO2 के फ्लो को आप बताइए, या फिर सिंपली आप कहते हैं कि आपके बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके फ्लो को बताइए कि वो किस सीक्वेंस में फ्लो कर रही है, तब आप क्या करते हैं, तब आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपकी जो ब्लड सेल्स है वहां पर क्या थी, CO2 रिलीज हुई। जो सेल्स है, आपने कहा सेल्स में क्या हो रहा है, इतना आप जानते हैं। अगर ये सेल है और सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज में आपने जब रेस्पिरेशन की, जब आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो एनर्जी, या फिर एटीपी लिखिए क्योंकि अब आप बड़े बच्चे यहाँ पर हैं, अब आपको समझ आता है कि हम एटीपी यहाँ पर लिखते हैं, एटीपी बनी। इसके अलावा आपने कहा कि ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, इसके अलावा आपने कहा CO2 रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, CO2 रिलीज होगी, ठीक है। ऑक्सीजन हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। CO2 यहाँ पर बना है, कहाँ पर, हर एक सेल में ये प्रोसेस हो रही है, हर एक सेल में प्रोसेस होगी, CO2 बनेगा। आपने कहा जो CO2 है वो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या आया है, वेना कावा आया है। आपने कहा इसके द्वारा कहाँ जाएगा, आपके राइट एट्रियम में जाएगा। पहला स्टेप होगा सेल से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से फिर से कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में जाता है। ये आपको बता रखा है कि जब आपकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो रही है तो उसका सीक्वेंस बताइए। अब अगर इससे आगे भी आपको सीक्वेंस बताना होगा तो हम लंग्स को देखते हैं इस प्रकार से। अगर आपको इससे आगे का भी सीक्वेंस पूछा जाएगा तो हम, ये है लंग्स, ठीक है, ये है लंग्स इस प्रकार से। ये है एल्विलाई, ये आपके पास आती है एल्विलाई। आपने कहा कि यहाँ पर ये एल्विलाई है, आपने कहा ब्लड वेसल्स इस प्रकार से होंगी, ब्लड वेसल से CO2 कहाँ जाएगा, एल्विलाई में, एल्विलाई से टर्मिनल ब्रोंकाई में, टर्मिनल ब्रोंकाई से फिर आपके पास टर्शरी सेकेंडरी आती है, ब्रोंकाई में जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया से फिर आपके कहाँ जाएगी, यहाँ पर नॉस्ट्रल्स जो होती हैं, ठीक है, जो नेजल कैविटी होती है नेजल कैविटी में जाएगी, नेजल कैविटी से नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर रिमूव हो जाती है। क्लियर है कि यहाँ पर किस प्रकार से सीक्वेंस बनता है। ये आपका आता है रेस्पिरेशन का पार्ट, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर सर्कुलेशन का पार्ट आता है।
चलिए, इतनी बातें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ पर। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फ्लोएम टू द टिश्यू अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड। आपने कहा कि जो फूड होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। आपको कहा गया कि हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फ्लोएम टू द टिश्यू अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड। प्लांट्स की नीड के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर फ्लोएम है वो किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। ऑप्शन में आपको कहा गया फूड इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द वाटर इन द प्लांट्स बॉडी। ठीक है, जो भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, पानी के साथ होता है, या फिर फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन लाइक वाटर इन द प्लांट बॉडी थ्रू द जाइलम। आपने कहा जो भोजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक ही दिशा में होता है, जैसे कि पानी का जो परिवहन होता है या पानी का जो क्या होता है मूवमेंट होता है वो एक ही दिशा में होता है, तो भोजन का भी कुछ ऐसा ही होता है। फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन विद अ लो कंसंट्रेशन टू अ हायर कंसंट्रेशन, यानी कि फ्लोएम का जो वितरण होगा वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। और ऑप्शन नंबर डी है फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीजन वेर इट इज प्रोड्यूस्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपने कहा कि जो यहाँ पर भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है, जहां पर उसका ओरिजिन हुआ है, जहां पर भोजन का निर्माण हुआ है वहां से कहाँ होता है, वेर इट इज प्रोड्यूस टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जहां पर इसका निर्माण हुआ है वहां से अदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया है। एक बार सारे ऑप्शंस को पढ़ना है और आंसर को आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें और ऑप्शन का अगर आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास आता है। ठीक है, डी में आपको क्या बोला गया, देखिए हमने कहा कि अगर हम और ऑप्शंस को देखें, ऐसा तो नहीं कि फूड इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द वाटर इन द प्लांट बॉडी। हमने कहा था कि प्लांट बॉडी में अगर वाटर, अगर हम कहें कि यहाँ पर हम स्टेम को देखते हैं। ठीक है, ये स्टेम है, ये स्टेम है। स्टेम में हमने कहा दो वेसल्स होती हैं, दो क्या होते हैं यहाँ पर, दो टिश्यू होते हैं। ठीक है, एक को हम जाइलम कह रहे हैं, एक को हम फ्लोएम कह रहे हैं। ठीक है, जो जाइलम है, जाइलम में क्या होता है, आपने कहा कि यहाँ पर वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम में हमने कहा फूड का होता है। तो हम इतना तो जानते हैं कि फूड और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो अलग अलग टिश्यू के द्वारा हो रहा है। सेकंड कह रहा है फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन लाइक वाटर इन द प्लांट बॉडी थ्रू द जाइलम। हमने कहा फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हमने कहा ठीक है, पानी का तो यूनी डायरेक्शनल होगा क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए सिर्फ रूट्स वहां पर होती हैं और रूट्स जो है वो सबसे लोअर पार्ट है। ठीक है, और लोअर पार्ट से फिर हायर पार्ट्स में पानी को पहुंचाया जाता है। लेकिन जहां पर लीफ बन रही है, वो जहां पर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है लीफ में, वो क्या है, मिड पार्ट है। लीफ कहाँ होती है, आपने कहा जो लीफ होती है वो बीच में स्टेम पे ही लगी होती है, ब्रांचेस होती है वहां पर होती है, तो मिड पार्ट है। मिड पार्ट से जो फूड है वो आपको नीचे भी भेजना है, वो आपको ऊपर भी भेजना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फूड का ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल होगा। हमने कहा कि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल होता है, द्विदिशीय होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होता है, गलत हो जाएगा। फिर आपने कहा फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीजन विद अ लो कंसंट्रेशन टू अ हायर कंसंट्रेशन। ये एक बारी के लिए आप पानी की बात करेंगे, हम एयर की बात करेंगे, वो ठीक है, वो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फूड के बारे में बात करें, हमने कहा कि यहाँ पर कंसंट्रेशन से ज्यादा डिपेंड करता है कि फूड का फॉर्मेशन जहां पर हो रहा है वहां से अदर पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट हमें बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा है तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आता है। एक बार हम ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमें बता रहा है, सबसे पहले हमें बताना क्या है, यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस हमें बताना है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या थी, अगर हम कहें एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे हमने कहा माउथ टू
एनस, माउथ टू एनस। और इसी बीच में जितने भी पार्ट्स आपके आते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो कहलाता है, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे ही क्या होते हैं आपके, क्या एलिमेंट्री कैनाल होती है। अगर मैं कहूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आप एलिमेंट्री कैनाल भी कह लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे ही पाचक अंग क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि एलिमेंट्री कैनाल का जो सीक्वेंस है वो क्या है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपको पाचक अंगों का सीक्वेंस बताना है। पाचक अंगों का सीक्वेंस किस बेसिस पे होगा कि पाचन सबसे पहले कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, तो ये पूरा सीक्वेंस आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमने कहा सबसे पहले माउथ आता है, माउथ के बाद स्टमक आता है यानी कि आमाशय आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, उसके बाद इसोफिगस यानी कि भोजन नली, ठीक है। पहला जो ऑप्शन हमारे पास आया है, पहला जो ऑप्शन है आपने कहा मुख के बाद आमाशय या पेट आता है, उसके बाद छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है और फिर भोजन नली आती है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है कि पहले मुख आता है, मुख के बाद इसोफिगस आता है, इसोफिगस के बाद स्टमक यानी कि आमाशय, आमाशय के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ठीक है। उसके बाद हमने कहा तीसरा ऑप्शन कह रहा है माउथ के बाद स्टमक यानी कि पेट आता है या आमाशय आता है, उसके बाद इसोफिगस आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है। लास्ट कह रहा है माउथ, उसके बाद इसोफिगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे इजी क्वेश्चन आपके पास आया है। चलिए अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो हम कैसे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। आपने कहा ये माउथ, उसके बाद सेकंड पार्ट ये आता है, देन थर्ड पार्ट ये, ठीक है, प्रकार से। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो आपको विजिबल होगा कि सारे जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा माउथ आता है, ये तो ठीक है, सारे ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास माउथ है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सारे ऑप्शन में माउथ है। सेकंड हमने कहा ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं इसे, ठीक है, फूड पाइप या फिर इसे इसोफिगस के नाम से भी जानते हैं। तो हमने कहा कि माउथ के बाद जहां पर इसोफिगस होगा वो ऑप्शन हम यहाँ पर देख लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इसोफिगस है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है स्टमक, जिसे आप कहते हैं आमाशय, आमाशय। तीसरे में आमाशय अगर आपके पास कहीं है तो आप देखिए यहाँ भी स्टमक है और यहाँ भी स्टमक है, तो अभी अब दोनों क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। तीसरा जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए तीसरे में नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब देखिए बी और डी में क्या है, अपने कहा कि बी को अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे यहाँ पर आ गई है, लेकिन अगर हम डी को देखें तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन आ गई है। आपका आंसर यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर इसके बाद एक और पार्ट दिया जाता तो एनस का पार्ट यहाँ पर दिया जाता, ठीक है। तो क्या आया आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पर आता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। यहाँ तक हमने एमसीक्यूज की बात की थी, अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। क्वेश्चन आंसर्स में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने कहा कि यह तय करने के लिए कोई चीज जीवित है या नहीं हम किस मानदंड का उपयोग करते हैं। आप कैसे बताएंगे कि कोई लिविंग है या कैसे बताएंगे कि कोई नॉन लिविंग है, तो उसी के बारे में, क्योंकि पूरा चैप्टर ही हमारे उसी बेसिस पे था। आपने कहा वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोथ एंड अदर visible changes can be used to determine whether something is alive or dead. However, some living things will have changes that are not visible to our eyes. Hence, the presence of live processes is a fundamental criteria to decide whether something is alive. यानी कि चलने,
सांस लेने, विकास और अन्य दृश्यमान परिवर्तनों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई जीवित है या नहीं है। हालांकि कुछ जीवित चीजों में ऐसे परिवर्तन होंगे जो हमारी आंखों से नहीं देखे जाएंगे। जैसे कि अगर हम चलने की बात करें तो पेड़ चलते नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा, इसलिए जीवन प्रक्रिया की उपस्थिति यह तय करने के लिए एक बुनियादी मानदंड है कि कोई जीवित है या नहीं है। हमने कहा ठीक है, चलना हम नहीं मान सकते हैं कि वो लिविंग का कैरेक्टर है चलना, लेकिन हमने कहा वो प्लांट्स में अप्लाई नहीं होता है। तो हम कुछ ऐसी प्रोसेस ले कि जो दोनों में या फिर जो तीनों में क्या हो रही है, यहाँ पर अप्लाई हो रही है, जो सारे लिविंग को क्या कर रही है वहां पर इंडिकेट कर रही है। जैसे कि हमने कहा न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, सभी में पाया जाता है। डाइजेशन भी इसी में आ जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड फॉर्मेशन होता है, कैसे आप अपने फूड को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन हमारे पास आता है, रेस्पिरेशन हमारे पास आता है। तो ये क्या है, ये जो बेसिक से फीचर्स होते हैं ये सभी में पाए जाते हैं जो लिविंग होंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार अपने क्वेश्चन के आंसर्स को आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, What process would you consider essential for maintaining life? यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए आप किन प्रक्रियाओं को आवश्यक मानते हैं? क्या होती हैं? Life processes such as respiration, digestion, excretion, circulation and transportation are essential for maintaining life. आपने कहा जीवन को बनाए रखने के लिए श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, परिवहन जैसी जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि परपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। ये आपका स्वपोषी पोषण है, ये आपका परपोषी पोषण है। आपने कहा ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड इज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। हेटेरोट्रॉप में हमने क्या बोला, एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड इज डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। आपने कहा फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था। यहाँ पर इन्हें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो इससे भोजन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आवश्यकता होगी, जैसे कि हमने कहा सनलाइट की हमें आवश्यकता है, लेकिन भोजन बनाने के लिए अगर हम कहें तो हमने कहा कि क्योंकि हम सनलाइट से अपने भोजन को नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने बोला क्लोरोफिल क्या है, प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होगा, क्योंकि तभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। एग्जाम्पल आपके पास आते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और हेटेरोट्रॉपिक में हमने कहा ऑल एनिमल्स एंड फंजाइज मोस्ट बैक्टीरिया हैव हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये आप जानते हैं, सबसे पहले हमने इसी के बारे में यहाँ पर बात की थी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हमने डिस्कस किया, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, वहां पर हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।